नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। तो आज 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बजट पर है। किसान की निगाहें हैं, व्यापारियों की निगाहें हैं, युवाओं की निगाहें हैं इस बजट के ऊपर कि आखिर क्या कुछ इस बजट में होता है। देखिए, बजट पेश करने से पहले जो है कहीं ना कहीं इससे पहले ही विपक्ष जो है हमलावर दिखा और कई तरह की बातें विपक्ष ने की है। 25 साल 25 गुना विकास, ये बजट आप देखिए। हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए 2021-22 की बात बताएं तो 97,000 करोड़ का के करीब बजट था। ग्रोथ 1.50 था। 2020-21 में 95,000 करोड़ राशि करीब और -0.20 था ग्रोथ। और 2019 और 20 की बात में 95,000 करोड़ 15.20 ग्रोथ था, परसेंट था। 18-19 में 83,000 करोड़ और -6.10 जो है ग्रोथ था। 27 और 18 में, माफ कीजिएगा, 17 और 18 में 88,000 करोड़ था। 16-17 में 76,000 करोड़ था। 16.90 ग्रोथ थी। तो ये जो हम ग्रोथ आपको बता रहे हैं, 14-15 का ग्रोथ बता रहे हैं। 54,000 करोड़ का जो राशि थी करीब 23.80 की ग्रोथ थी। 14 में 44,000 करोड़ 11.30 की ग्रोथ थी। साल 2012-13 में 39,000 करोड़ 22.10 की जो ग्रोथ थी वो देखने को मिली थी। फिर 11-12 में 32,000 करोड़ 24.40 की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। और फिर हम बजट की विशेषता बता दें। जेंडर बजट था 2008-9 में, महिला वर्ग विशेष केंद्रित किया गया था। फिर कृषि बजट प्रकार और 12 साल 2012-13 में कृषि क्षेत्र पर विशेष केंद्रित था। फिर तीसरा जो आया युवा बजट था 15-16 में, युवा वर्ग को ज्यादा इसमें तवज्जो दी गई थी। चाइल्ड बजट था 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। नवीन योजनाएं जो 25-26 की 10 नवीन हुए। मुख्यमंत्री नगरीय योजना है एक। नंबर 2 अब आपको दिखा रहे हैं क्या है। मुख्यमंत्री बाईपास रिंग रोड कार्य योजना है। 10 नवीन योजना हम आपको बता रहे हैं। नंबर 3 ये है मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना है। और नंबर 4 ये 2025-26 की योजना हम आपको बता रहे हैं। छात्र स्टार्टअप नवाचार क्रियान्वयन योजना है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना है। 25-26 की ये जो 10 नवीन योजनाएं हैं ये हम आपको क्रमवार बता रहे हैं। छठी है सियान केयर योजना, और सियान केयर योजना है। और उसके बाद 7वीं पे आए तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी चलाई गई थी। अटल सिंचाई योजना भी चलाई गई। और बात की जाए तो 9 में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना था। और 10वीं योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना जो है वो चलाई गई थी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रवि गोलानी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। वासु शर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि गोलानी जी, सबसे बड़ी बात है आज आम बजट पेश हो रहा है और बजट को लेकर काफी उत्साहित है बीजेपी भी और आम पब्लिक भी काफी उत्साहित है। उनको लग रहा है कुछ मिलेगा, इस बार भी कुछ ना कुछ तो सरकार देगी। आपको क्या लग रहा है, आम बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? आपके लिहाज से क्या कुछ होना चाहिए?
देखिए मनीष जी, सब कोई उत्साहित है। हम्म। बजट जब भी आता है हम्म। तो हमारे प्रदेश की या देश के अन्य क्षेत्रों की जनता हो, हम्म। सबको हम्म। लगता है कि हम्म। उसके हिस्से में कुछ न हम्म। कुछ आएगा और हम्म। मिलेगा। लेकिन कई बार जब ये हम्म। बजट आते हैं तो हम्म। निराशा हम्म। हाथ में आती है। हम्म। मैं ये बात क्यों हम्म। कह रहा हूं? अभी आपने 10 योजनाएं दिखाई, आपके स्क्रीन पर अभी भी योजनाएं चल रही है। हम्म। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, मैं उनको कहूंगा कि जितनी योजनाएं आपके चैनल पर चल रही है, थोड़ा सा फोकस करके बताएं कि उसमें इन लोगों ने खर्चा क्या किया है, हाँ। और जो खर्चा किया है उसका बेनिफिट किसको मिला है और क्या हाँ। हुआ है। हाँ। बजट एक होता है कि पैसा कहां से आएगा और कहां हाँ। खर्च करेगा। हाँ। जनता देखती है कि हम्म। खर्च किस तरफ होगा, हम्म। ताकि जो गरीब है गरीबों का उत्थान हो, मिडिल क्लास को लगता है कि कहीं ना हम्म। कहीं उसको राहत मिले, हाँ। उद्योगों को लगता है कि हम्म। उद्योगों के लिए कुछ काम मिलेगा, हम्म। जो लोगों को काम नहीं है, रोजगार नहीं मिला, उनको लगता है कि हमारे रोजगार को लेकर के हम्म। कुछ संबंधित बातें होंगी, हम्म। महिलाओं को लगता है महिलाओं से संबंधित कुछ बातें होंगी, हम्म। हर वर्ग को लगता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। हम्म। लेकिन सिर्फ बजट में आंकड़े आ रहे हैं हम्म। कि इस मद में इतना पैसा खर्च कर देंगे, इस हम्म। मद में इतना कर देंगे। हम्म। हालिया के आप पेपर न्यूज पेपर उठाइए हम्म। रायपुर के, हम्म। उसमें पूरा लिखा हुआ है हम्म। कि एलोकेशन तो हुआ, हम्म। लेकिन साल खत्म होने को आ गया, खर्च नहीं हो पाया। हम्म। अभी आप मोबाइल टावर की योजना की एक बात कर रहे थे, हम्म। बताइए ना, मोबाइल टावर, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना में हम्म। कितने टावर लगे, हम्म। क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ? हम्म। बाईपास योजना आप दिखा रहे थे, हम्म। बाईपास रोड नए बने, हम्म। कहाँ के बाईपास के लिए काम हुआ है? हम्म। एक नया शिलान्यास हुआ है क्या 2 सालों में? हम्म। ये बता दीजिए। हम्म। न शिक्षा पर काम हो रहा है, हम्म। न स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, हम्म। न कोई नए स्कूल लगाए जा रहे हैं, हम्म। और सिर्फ योजनाएं आ रही है, हम्म। आंकड़े पेश कर दिए जा रहे हैं, हम्म। गति, ज्ञान, बड़ी हम्म। बड़ी बातें जरूर हो रही है, हम्म। लेकिन हम्म। धरातल पर उस हम्म। कदर दिख नहीं रहा है। धरातल पर उस कदर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर बात कर ले अजय चंद्राकर जी, आपको लग रहा है धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है? क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, आपको सब कुछ आप देख भी रहे हैं। इनका कहना है कि भाई जो बजट पेश किया जा रहा है उसका आधा भी अभी उतरा नहीं है जमीन स्तर पर। देखिए, आपके प्रस्तुतिकरण में मनीष जी, हम्म। सरकार का जो इस्टेब्लिशमेंट कास्ट है वो छूट गया था। हम्म। और सरकार का इस्टेब्लिशमेंट कास्ट में हम्म। चाहे तनख्वाह हो, हम्म। चाहे पेंशन हो, हम्म। हम्म। या फिर अन्य जो खर्च किया जाता है, हम्म। वो लगभग 53% पहुंच गया है। हम्म। तो बजट का 53% तो उसमें चला गया। हम्म। और साथ ही साथ हम्म। ये जो लोन लिया गया है, हम्म। लोन का रीपेमेंट और हम्म। इंटरेस्ट, हम्म। इसके बाद बचता है धान में हम्म। सरकार दे रही है, हम्म। और उसके बाद महतारी वंदन योजना में खर्च कर रही है, हम्म। या फिर गृह निर्माण का जैसा आपने जिक्र किया वो भी है। हम्म। लेकिन इसके बाद बचता कितना है? हम्म। किसी भी देश की या प्रदेश की इकोनॉमी डायनामिक तब होती है हम्म। जब वहां कैपेक्स, पूंजीगत व्यय कितना किया जाता है। हम्म। प्रावधान रखना अलग बात है, हम्म। वो फील्ड में पूंजीगत व्यय कितना हुआ। हम्म। पूंजीगत व्यय के बाद आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया है हम्म। हम्म। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रगल जारी है, हम्म। या फिर वैल्यू एडिशन के ऊपर हम्म। माइनस की बात कही गई है, हम्म। या कृषि के ऊपर बात हुई है, हम्म। और कृषि को यह कहा गया कि ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। हम्म। लेकिन हम्म। ये इसमें अन्य जो हम्म। कुछ सेक्टर है वो आगे बढ़ गए। हम्म। तो इसके पीछे आप रिसर्च में, एग्रीकल्चर में कितना प्रावधान रख रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हम्म। छत्तीसगढ़ के टोपोग्राफी, छत्तीसगढ़ की धरती, हम्म। छत्तीसगढ़ के एरीगेशन, हम्म। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। हम्म। असंगठित क्षेत्र का परचेसिंग पावर क्या है, हम्म। संगठित क्षेत्र का परचेसिंग पावर क्या है, हम्म। ये जीडीपी क्या होता है। हम्म। जीडीपी भी दो प्रकार के होते हैं मनीष जी। हम्म। पहला जीडीपी वो होता है हम्म। हम्म। जो पर्टिकुलर किसी बेस ईयर को मान लेते हैं, जैसे भारत में और राज्य सरकार के द्वारा भी केंद्र हम्म। से राज्य तक हम्म। 11 का बेस माना गया। हम्म। लेकिन रियल नॉमिनल जीडीपी अलग है, रियल जीडीपी। हम्म। रियल जीडीपी वो है हम्म। एक साल के अंदर हम्म। हमारा कितना आवक हुआ, जावक हुआ, हम्म। इसमें इन्फ्लेशन की क्या हम्म। पोजीशन है। ठीक है। 15,000 रुपया महीना भी हाँ। अगर छत्तीसगढ़ हाँ। 25 साल बनने के हाँ। बाद हाँ। 500 रुपया इस परिवार को हाँ। प्रतिदिन हाँ। जीरो सबसे नीचे है, हाँ। तो प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित छत्तीसगढ़ के नागरिक ठीक। पुनर्विचार करेंगे हाँ।
कि उनका राष्ट्रीय औसत तक, बाकी में तो राष्ट्रीय औसत से ऊपर जाए, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ क्यों? हम्म। तो ये ठीक है, महत्वपूर्ण जवाब है। भी ले लेते हैं। वाशु शर्मा जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर अजय चंद्राकर जी अर्थशास्त्री हैं, उनके बाद अर्थशास्त्र का विभिन्न ज्ञान है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, वो अच्छी चीजें बता रहे हैं कुछ कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पहले ज्ञान की थीम में बजट लाया। हमने उस पहले बजट को गरीब, युवा का, मजदूर, किसान के लिए समर्पित किया। उसके बाद दूसरा बजट जब आया, दूसरी थीम आई तो गति थी, यानी छत्तीसगढ़ को गति देने वाला बजट था। बहुत सारे ऐसे ऐलान हुए जो निश्चित रूप से हुए। सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे काम किए गए बजट में। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, महतारी वंदन योजना के तहत लोग महतारियों को लाभ मिल रहा है। हमने किसानों के लिए कहा था, किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है, 5500 रुपए प्रति मानक बोरे दर से तेंदुपत्ता खरीदे जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी गौलानी जी ने कहा कि कैसे काम हो रहे हैं, तो मैं एक आध दो गिना देना चाहता हूं कि इस 2 साल में क्या क्या हुआ। पिछले 2 वर्षों में 4464 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, 60,000 ज्यादा करोड़ रुपए बजट इसमें स्वीकृत किए गए। विगत 2 वर्षों में 164 पुलों का निर्माण हुआ, 183 पुल के निर्माण लगभग अंतिम चरण पे। नया रायपुर नवीन विधानसभा का कार्य का नया हुआ। पिछले 2 वर्ष में 625 नए निर्माणों का भूमि पूजन किया था, 363 सड़क और 225 भवन को और 6 सेतु कार्य शामिल है। बहुत सारे ऐसे गिनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। काम छत्तीसगढ़ में तेज गति से हुआ है। अब अगर अपन देखेंगे, जो बजट का आकार होता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। किसी भी प्रदेश का अगर प्रगति देखना है, उसमें रिपोर्ट कार्ड होता है कि सरकार किस सेक्टर में बहुत सारा अच्छा काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा, वित्त मंत्री जी ने कल जब पेश किया, तो जो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, तो उसमें जो ग्रोथ दिखाई जा रही है वो 12.53% की ग्रोथ है, यानी पिछले साल की तुलना में भी अधिक है। उद्योग क्षेत्र में 10.26% है, जो अच्छा दिखा, राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छा है। और भी सेवा क्षेत्र में जो है 13.15% है। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि छत्तीसगढ़ तेज गति से काम कर रहा है। और जहां तक जीएसडीपी, जो हमने कहा था 5 लाख करोड़ से हमको बढ़ा के आगे ले जाना है, तो जीएसडीपी में भी बड़ी छलांग लगी है। 6.31 लाख करोड़ रुपए की संभावित बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और छत्तीसगढ़ 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ कैसे हो, अहम योगदान जब देश 100 साल का होगा तो छत्तीसगढ़ भी अब निभा सके। निश्चित रूप से उस तैयारी का बजट भी आएगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे, कितना काम कर लिया पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि ये भी पर्यटन भी गति देता है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन कितना बढ़ा हुआ है? आपने अच्छा सवाल किया। नई उद्योग नीति में हमने पर्यटन को भी जो कहा है कि पर्यटन को हम उद्योग नीति में लेके आएंगे, नए उद्योग में आए। बहुत सारे ऐसे वो है, आपने देखा होगा फिल्म सिटी का निर्माण का भूमि पूजन हो, चित्रकला फिल्म सिटी, अनेक होम स्टेज बस्तर में खोले जा रहे हैं। रतनपुर को हमने बड़ा डिजाइन किया। भोरम देव के मंदिर के लिए भोरम देव मंदिर में काम हो रहा है। हटकेश्वर नाथ में बड़ा कुछ ऐसा बताइए जिसमें काम हो चुका हो पर्यटन को लेकर, कुछ ऐसा बता दीजिए जिसमें आपको लग रहा हो कि हमको ये कहें कि हम ये काम हो चुका है। अभी तो ये है कि हो रहा है, काम हो चुका है, कुछ है आपके पास? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जो भी काम है वो हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार 2 साल बनी हुई है, सारे काम बड़े हैं, निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन ये पारदर्शिता की सरकार है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने पहले बहुत सारे वादे कांग्रेस सरकार ने भी किए, खैर उसमें नहीं जाना चाहिए। अभी हम अच्छी सार्थक चर्चा हो रही है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी सरकार ने जो कहा है हम करके दिखाएंगे और सारे चीज को जल्दी से जल्दी पूरा होगा। ठीक है। रवि जी, यहाँ पर बात की जाए, बजट आता है, आप लोगों ने भी काफी बजट पेश किए जब भूपेश बघेल की सरकार थी। अब सीएम साय की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है। जब बजट पेश होता है तो आप लोग भी काफी पटाखा फोड़ते हैं, काफी लड्डू खिलाते हैं कि भैया देखो बजट नहीं, ये तो गरीबों का बजट है, और देखिए गरीब जो है, अब जो है गरीब का उत्थान होगा। आपने भी कहा था किसानों का उत्थान होगा, आपने भी कहा था। सर, अब थोड़ा हम समझना चाहेंगे, आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे, हम बीजेपी से तो समझ ही रहे हैं कि आप लोग इतना उत्थान कर देते हैं, फिर बावजूद इसके किसान आज की डेट में किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ पाती है? इतना उत्थान आपने भी किया होगा, क्यों नहीं युवाओं को उतने रोजगार मिल पाते हैं? क्योंकि आपने भी बजट में युवाओं की बात की थी, आपने भी सरकार में जब थे तो युवाओं की बात कर रहे थे। आखिर अभी भी क्यों छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, क्यों और क्या रीजन है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी आपका, कि जब सरकार काम कर रही है तो छत्तीसगढ़ अभी भी क्यों पिछड़ा है। देखिए, आप इस बात को समझिए, जब कांग्रेस की सरकार थी
आज अगर एक एक करके शुरू करता हूं, मैं पहले किसानों की बात करता हूं। किसानों को 2500 रुपए देने की बात हमने सबसे पहले कही, और कितना भी हमारे साथ भेदभाव हुआ, केंद्र ने जितना भी भेदभाव किया, उसके बाद भी हमने किसानों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। हमने दूसरी बात कही थी कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, हमने किसानों का ऋण माफ किया। और उसके बाद अगर पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, आप देखिए हमने शिक्षा पर काम किया, हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करी। लेकिन जब सरकार बदली तो वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, इन योजनाओं को रोक दिया। कई सारी कांग्रेस की योजनाएं थी जो भेदभाव, और ये कांग्रेस की योजना है चलते हुए ये नहीं करेंगे। हमने गौठानों की स्थापना करी, गौठान का कॉन्सेप्ट था रूरल मार्केट, हमने रीपा की स्थापना करी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, जिसमें गांव में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको शहर में किस तरीके से बेचा जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है उस योजना को ही बंद कर दी, और इन लोगों ने तर्क क्या दिया कि इसमें भ्रष्टाचार। कितना लाभ हुआ था? भ्रष्टाचार ठीक साबित है, तो नहीं हुआ, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कितना लाभ हुआ था सरकार को, कुछ बताएंगे इस योजना से, गौठान योजना से? मैं बता रहा हूं, पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का चला, और एक बार नहीं, लगातार जितनी बार भी आंकड़े आए उसमें सबसे कम बेरोजगारी दर हमारा था। और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जगह, जैसे गोबर खरीदी की बात हो जाए या राम वन गमन पथ की बात हो जाए, ऐसे कई सारी योजनाओं को केंद्र ने भी कहीं ना कहीं सराहा, और कहीं ना कहीं नीति आयोग ने भी ये बात करी कि छत्तीसगढ़ इस पर अच्छा काम कर रही है। लेकिन वर्तमान सरकार जैसे ही बदल करके आई तो इन लोगों ने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं करे। ठीक है, चलिए, इनके हिसाब से अगर हमने काम नहीं किया 2 साल में, अभी भी वासु जी कह रहे हैं कि ये पुल बन रहा है, ये रोड बन रहा है, और ये विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा की नींव तो कांग्रेस सरकार ने रखी थी, हमने शिलान्यास किया था, उस भूमि पूजन किया था, उसके बाद वो कार्य चालू हुआ। आपने क्या किया? आप लोग तो बड़ी बड़ी बात करके आ गए, लेकिन 2 साल में आपने, मनीष जी अच्छी बात कही कि क्या हुआ है गिनाइए, लेकिन इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वही बात कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है। अरे ये कार्य कंप्लीट कब होगा? ठीक है रवि जी, ठीक चलती रहेगी। वासु जी जल्दी से, ठीक है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता किस प्रकार राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं स्पष्ट रूप से। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बेड़ा गर्क कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कुछ खर्च किया नहीं। अब ये स्कूलों की बात कर रहे थे, स्कूलों पे क्या किया? स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला, लेकिन एक भी स्कूल नहीं, सब पुराने स्कूलों को रंग रोगन कर दिया। शिक्षकों की अनियमितताएं थी, पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद युक्तियुक्तकरण करके ऐसे करीब 453 शालाएं थी जहां शिक्षक विंग था, उसको व्यवस्थित करके सारे एक जगह शिक्षक व्यवस्था हो जाए, ये किया। उसके बाद पीएम श्री योजना के तहत हमने 341 स्कूल खोले जहां पर स्मार्ट क्लासेस जैसे सारी सुविधा वहां पर दी जा रही है। और भी बहुत सारे 5000 शिक्षकों की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, वो प्रगति पर है। ऐसे बहुत सारे काम हुए। अब कांग्रेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब करती है, पिछले 5 सालों से जनता की मांग थी, ये पीछे हाईवे हमारा जाता है, जो यहां पर 2-3 जगह हाईवे बनने थे, ओवरब्रिज बनने थे, 5 साल तक लटकाने भटकाने का काम कांग्रेस ने किया। आज आप देख लीजिए, चाहे हीरापुर हो, चाहे इधर का अपना तेली बांधाल रोड हो, हाईवे हो, वहां पर पुल बनने की स्वीकृति मिल रही, काम आगे चल रहा है। तो निश्चित रूप से काम दिखता है जनता को, और जनता ऐसे ही नहीं चुनती है। जब काम करोगे तो जनता आपको चुनेगी, ऐसे हवा वही नहीं चले। और दूसरी बात इन्होंने कही रवि जी ने कि हमारी सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। आपकी योजनाएं केवल और केवल एक ही कारण थी, आप योजना ही इसी लाते थे कि आपको स्कैम करना था। आपकी एक योजना में बताता हूं, राजीव युवा मितान क्लब। किस छत्तीसगढ़ के किस युवा को राजीव अमितान क्लब से फायदा हुआ? रवि जी से पूछ लीजिए। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ। छत्तीसगढ़ के एक भी युवा अगर दिखा दें, गैर राजनीतिक युवा, और राजीव अमितान क्लब से फायदा हुआ, करोड़ों रुपए खराब हो गए। गौठान की निश्चित रूप से सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और भी लोगों ने तारीफ की, लेकिन योजना अच्छी थी, क्रियान्वयन में क्या हुआ? गोबर बह गया, गोबर घोटाला हो गया। वहां पर चारा वहां पर जब जाते थे तो गाय के लिए कुछ था नहीं। तो ऐसे बहुत सा कि आपने योजना बनाई लेकिन स्कैम करने के लिए बनाई। हर जगह अभी जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, लीकेज रोकने का काम हो रहा है। कोल परिवहन में
इन्होंने जो ऑनलाइन था उसको मैनुअल क्यों किया? डिजिटल युग, आगे दुनिया बढ़ रही है, किस 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 कारण से आपने उसको मैनुअल कर दिया? क्योंकि भ्रष्टाचार से खड़ा करना था। खराब में भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार के 1 लाख करोड़ से ऊपर से राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में पैसा लगना था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकने का काम किया है। यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अभी भ्रष्टाचार के बाद ये इन लोगों को तो आप लोग जेल में डाल देना चाहिए। तो कहते ना चक्की पीसिंग पिसवाते रहते चक्की, आखिर क्यों नहीं? इतना भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने, ये लोग क्यों बाहर घूम रहे? हम देखिए, जनता जानना चाहती है क्यों बाहर घूम रहे। हम तो नहीं चाहेंगे कोई भ्रष्टाचारी, रवि जी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो बाहर घूमे। रोहित जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के पहले जो हमने आरोप लगाए थे, सारे में कार्रवाई। आबकारी मंत्री अभी जेल से बाहर आए हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वो भी जेल में थे, और भी बहुत समय के कलेक्टर रैंक के अधिकारी तक आज तक जेल में हैं। तो बहुत सारे लोग, पीएससी का चेयरमैन जेल में है। जो हमने थोड़ा राजनीति से हट के बात करें तो हम देखिए, हम आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे। सरकारें सबकी आए, बीजेपी रही, कांग्रेस रही, आप भी रहे वहां पर, छत्तीसगढ़ में ही है आप रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि बजट इतना पेश होता है, लाख लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होता है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ बन जाना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने कुछ काम किए, जैसे बात की जाए नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से सरकार ने काम किया है, उसको लेकर भी अब सरकार इस चीज को आई है और नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। लगभग 90% हो ही चुका है, 10% जो बचे उनका भी खात्मा हो जाएगा। इसको लेकर सरकार भाई अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नक्सलवाद अब इधर खत्म हो रहा है, तो जैसे बस्तर जैसे इलाकों में, कांकेर जैसे इलाकों में अब जो है वहां पर विकास की गंगा बहेगी और विकास वहां पर दिखेगा भी, बस्तर में भी विकास दिखेगा भी। आपको क्या लगता है कितना विकास दिखेगा? और इतने सालों में क्या नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ एकदम अग्रणीय राज्य हो जाना चाहिए था? इतना बजट पेश किया गया है। देखिए मनीष जी, हमारे साथ 2 और राज्य बने थे, उनसे कंपेयर हो सकती है बिल्कुल। और उन दोनों राज्यों से छत्तीसगढ़ आगे है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर झारखंड हो। समय समय पर जो भी सरकारें आई हैं वो पूंजीगत व्यय भी की है, सामाजिक सेक्टर के ऊपर, आर्थिक सेक्टर के ऊपर काम करते नजर आई है। लेकिन आज की रात इतना महत्वपूर्ण था, अभी बजट प्रस्तुत होना है। मैं वित्त मंत्री जी की व्यवस्था समझ सकता हूं। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सरकार का एक पत्र केरल सरकार को लिखा गया कि आप एमएसपी से ऊपर खरीदी नहीं कर सकते, तो आज उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक स्टेट को भेजा गया है। तो वित्त मंत्री जी कितने द्वंद्व में, कितने कसमकस में रहे होंगे, इसके ऊपर वो जब बजट प्रस्तुत करेंगे और प्रावधान करते हैं किसानों के साथ 2100 रुपए में खरीदने का, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इसके ऊपर, इस बजट के ऊपर कंसंट्रेट हैं। नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों को भी अपना अंशदान बढ़ाने की योजनाएं बनाई, तो उसको किस ढंग से वित्त मंत्री जी उसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बजट कहां से लाते हैं? जबकि जीएसटी में कटौती हो चुका है और जीएसटी में कटौती का अन्य राज्यों में कहीं 8% 9% प्रभाव पड़ा है, जो नवरात्रि से प्रारंभ हुआ था। तो छत्तीसगढ़ कितना प्रभावित हुआ, ये सब वित्त मंत्री जी कितने द्वंद्व में होंगे और भविष्य के लिए वो क्या युवाओं के लिए, असंगठित लोगों के लिए क्या और वे योजनाएं लाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। नक्सल के ऊपर तो कभी और चर्चा कर सकते हैं मतलब नक्सल के ऊपर कभी और चर्चा किया जा सकता है, लेकिन बड़े द्वंद्व में यहां पर कहा जा रहा है। वाशु जी आते हैं आपके पास। रवि जी, वाशु जी अभी वित्त मंत्री बड़े द्वंद्व में हैं, अजय चंद्राकर जी का कहना है काफी चीजें हैं, उन पर दबाव बहुत है। नहीं, निश्चित ही बिल्कुल नागर जी ने कहा, जिस हिसाब से जीएसटी के कट्स रेट कट्स हुए हैं, तो निश्चित रूप से राज्य पे उसका भार पड़ेगा ही, इस पे कोई भी। लेकिन व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। मैं एक बात बताना पाता हूं, जैसे 500 करोड़ की बचत सरकार ने की, कैसे बताता हूं। राज्य सरकार ने समय पर ऋण भुगतान, देनदारी समुचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखा। उससे 2025 में 6120 करोड़ के ऋण को अग्रिम पूर्ण भुगतान किया गया, जिससे लगभग 500 करोड़ की ब्याज की बचत हुई है। जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कर्ज तो लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह जहां खर्च होने थे वहां पर खर्च नहीं हुए। छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए पैसा नहीं लगा, वो पैसा लगा तो कांग्रेस के नेता उसको डकार गए।
आज जो हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए खर्च हो रहा है और निस्समय पे ब्याज जो उधारी है उसको दिया भी जा रहा है और निश्चित रूप से ये आंकड़ा दिखा रहा है कि हम पैसा भी बचा रहे हैं उससे। तो निश्चित ही आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ अभी बजट में भी। और निश्चित रूप से ओपी चौधरी जी आईएएस रहे हैं, उनको सारे चीज का अनुभव है, प्रशासन में काम कर चुके हैं। निश्चित रूप से सारी समस्याओं का हल निकाल के बजट में छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए वो काम करेंगे। ठीक है रवि जी, यहाँ पर बजट में आप जैसे बजट आएगा ही, किसानों के लिए भी बहुत कुछ होता है, युवाओं के लिए भी, वो तो आने वाला समय बता देगा, अभी कुछ ही देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन जब बजट आता है और जब बजट में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, तो जैसे अभी एक योजना आपकी चल रही थी, केंद्र सरकार ने उसकी तारीफ भी की थी, जैसे अभी आपने बताया गौठान योजना थी, वो केंद्र सरकार ने तारीफ की थी उसकी, मतलब कि राजनीति से हटके उसकी तारीफ की गई थी कि नहीं भैया अच्छी योजना है। अब उस योजना से कितना आपने यहाँ के जनता को कितना लाभ पहुंचा वो तो बात की बात है। लेकिन जब बजट में बहुत सारी चीजें अच्छी आती हैं तो आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को भी सामने आकर उसकी वाहवाही करनी चाहिए? चाहे कभी आप बजट पेश करते हो तो मैं बीजेपी से कह रहा हूं, लेकिन अगर आज बीजेपी पेश कर रही है तो आपको भी आगे आना चाहिए। नहीं जी बजट बहुत अच्छा है और यहां पर अगर काम होता है, इस योजना पर काम होता है तो बहुत अच्छी बात है। इस योजना पर कब तक काम होता है ये सबसे बड़ा सवाल है कि भैया चलो ठीक है, अगर आप 1 साल में 2 साल में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको नहीं लगता है थोड़ा अगर आप लोग भी थोड़ा नैरेटिव थोड़ा अपना पॉजिटिव करेंगे तो इससे जो वित्त मंत्री हो चाहे फिर सरकार हो उसको मनोबल बढ़ता है कि चलो ठीक है बजट तो इनको अच्छा लगा, अब हमें इस पर काम करना है, क्योंकि इस पर नजर किसकी है? इस पर नजर विपक्ष की है, कांग्रेस की नजर है इस पर। तो नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा इस पर अपने विचारों को थोड़ा बदलने की जरूरत है, राजनीति में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है? अच्छी बात कही आपने मनीष जी कि हमें जो है क्रिटिसाइज हर चीज को नहीं करना चाहिए और कांग्रेस हर चीज को क्रिटिसाइज करती भी नहीं है। हम हमेशा जनता की बात करते हैं। बजट की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित हम बजट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ ये आता है कि जो एलोकेशन हो रहा है, जो मद में पैसा सरकार कह रही है कि इस मद में इतना खर्च होगा, तो प्रश्न यहाँ ये आता है कि क्या उस मद में उतना पैसा खर्च किया गया, और अगर उतना पैसा वाकई में खर्च किया गया है तो बेनिफिट किसको हुआ, और जिसको बेनिफिट हुआ है क्या वो सामने आकर के कह रहे हैं? लेकिन रवि जी आंकड़े तो बता रहे हैं ना, ये बता बात यहाँ ये हो रही है। मैं बता रहा हूँ नहीं मैं आपको आता हूँ। एक आंकड़ा अभी कल रखा गया है प्रति व्यक्ति आय का। आप मुझे ये बताइए, प्रति व्यक्ति आय की बात कह रहे हैं हम कि अब एस्टिमेट है हमारा लगभग 179,000 नेक्स्ट ईयर का, इस साल 152,000 हुआ है। आप मुझे ये बताइए कितने गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, कितने मध्यम वर्गीय लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ हमें इसका फायदा हुआ और हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है। आंकड़ों से बात नहीं होती है, बात होनी चाहिए कि अगर वाकई में किसी पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को फायदा हुआ है तो वो सामने आए, और अगर वो आंकड़े सरकार सही तरीके से पेश करे तो रवि भाई अब एक एक लोगों को ढूंढेंगे थोड़ी ना, तब समझ में आएगा। रवि भैया आंकड़ा दिखता है, तो रवि भैया कोई एक एक लोगों को ढूंढेगा थोड़ी ना, पेश करती है। तो एक आंकड़ा ही तो होता है, सरकारी आंकड़ा है, उस पर आप सवाल मैं सरकार के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार के आंकड़े पर ही बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए अगर अमीर अमीर होता जाएगा तो आंकड़े तो आपके बढ़ेंगे ना, आंकड़े तो मेरे को बताइए कैसे नहीं बढ़ेंगे। बात यहाँ ये होती है कि बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन हो रहा है कि आप मान लिए रवि भैया, गरीबों को मान लिए कुछ नहीं किया, गरीबों का उत्थान नहीं हुआ, आप अपने आंकड़े बता दीजिए 5 साल के कितने गरीबी रेखा से बाहर हुए थे। ठीक है हम 1 मिनट आप लोग को रोकना चाहेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, बात की जाए यहाँ पर आज बजट पेश होना है, बजट को लेकर काफी उत्साह है, क्या लग रहा है बजट में क्या कुछ खास, किसके लिए क्या खास और हो सकता है इस बार? बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के पास हूं और यहाँ जो है हलचलें तेज हो गई है, कुछ ही वक्त में वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अगर रहा बजट की बात तो इस बार जो है जैसा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस बार सभी वर्गों के लिए इस बजट में रहने वाला है खास, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी क्षेत्र की अगर हम बात करें, आदिवासियों के लिए भी इस बजट में खास होने वाला है। लेकिन इस वक्त हलचलें तेज हो गई है और ओपी चौधरी का जो गाड़ी है वो अंदर लग चुका है और कुछ ही वक्त में वो जो गाड़ी है यहाँ से रवाना होगी और उसमें
कहीं ना कहीं ओपी चौधरी जो है उस पर सवार होकर निकलेंगे। पूजा पाठ करने के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। और ये अब देखिए, हम अंदर भी जा रहे हैं और अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी जो है पूजा पाठ को करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, उनकी गाड़ी लग चुकी है यहाँ, और अभी जो है वो हम लोग को अंदर आने के अलाउ कर दिए गए हैं, तो हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर जो है वो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वो अभी पूजा पाठ करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो अब जो है ओपी चौधरी बंगले से निकल चुके हैं और ये देखिए लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है आप एशियन न्यूज के कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें कि अब वो जो है यहाँ से निकलने वाले हैं और निकलेंगे। और इस बार बजट कैसा रहेगा, क्या खास रहेगा, देखिए उनके हाथ में जो है वो लाल कलर का जो है वो लिफाफा, आप ये करिए, देखिए इन पहले अब ओपी चौधरी जो है बंगले से निकल चुके हैं और ये देखिए किस तरीके से वो अभी जो है मीडिया से लेकिन वो अभी जो है यहाँ खड़े हैं और ये बजट बेहद खास होने वाला है। और इस बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है यहाँ पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ के बाद जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एशियन न्यूज के माध्यम से। और ओपी चौधरी ये जो है अभी देखिए उनकी एक बार उनकी पत्नी जो है वो कैमरामैन से कहिए थोड़ा तस्वीरों को थोड़ा अपने जो कैमरा है उसको थोड़ा साइड में करें ताकि हमको साफ तस्वीरें दिख सके। इम्तियाज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से अभी जो है उनकी धर्मपत्नी जो है वो तिलक लगा रही है और अब जो है वो पूजा पाठ के लिए इस मंदिर में प्रसाद जी इधर आ जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं एक एक करके। और अभी जो है तिलक लेने के बाद जो है वो मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में जो है वो दर्शन करेंगे। ये आप देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे। तो अब यहाँ दर्शन करेंगे, इसके बाद सीधे राम मंदिर की ओर रवाना होंगे, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत भी जो है वो हो चुकी है, कार्रवाई विधानसभा की शुरू हो गई है। अब देखिए ये मंदिर है भगवान शिव की मंदिर है। भगवान शिव भोलेनाथ का जो है वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और देखिए उनके हाथ में जो पिटारा है बजट का। तो ये बजट का जो पिटारा है वो लेकर बैठे हैं। देखिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए अपने अर्धांगिनी के साथ ओपी चौधरी यहाँ पर वित्त मंत्री। और बजट का पिटारा जब खुलेगा पटल पर, विधानसभा के पटल पर, तब देखना होगा इस बजट के पिटारे में क्या कुछ जो है खास है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उनके आवाज से आप देख सकते हैं पूजा पाठ करते हुए। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ से पिछली बार राम मंदिर गए थे, इस बार भी क्या राम मंदिर की ओर जाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। और विधानसभा भी आपको बता दें थोड़ी देर के लिए स्थगित की गई है। और यहाँ पर देखिए तिलक लगाते हुए पंडित जी पाठ कर रहे हैं। साथ में है। और ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि मांगलिक काम, शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद और आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो बजट का जो कॉपी है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव को समर्पित करके ये आशीर्वाद ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बजट होने वाला है, ये बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी हो, सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो। इसको लेकर भी ये बजट जो है सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो ये बजट कहीं ना कहीं बेहद खास और बेहद खास होने के साथ ये देखिए आप जो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जो पूजा पाठ की है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है, कुछ ही वक्त में ये पूजा पाठ करके ओपी चौधरी जी निकलेंगे
और फिर सदन में 12:30 बजे जो है बजट पेश करेंगे। तो हमारे दर्शक जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, और ये देखिए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और कलावा बांधती हुई ओपी चौधरी की वाइफ और उनकी अर्धांगिनी, और पूजा पाठ जो है वो लगभग संपन्न होते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि जो भी हम लोग पेश कर रहे हैं बजट, उससे सब लोग खुश हो। और अच्छी बात है कि किसी नेक काम से पहले पूजा पाठ ज़रूरी होता है सनातन धर्म में, तो उसी की परंपरा को निभाते हुए, आगे बढ़ाते हुए एक नेक काम करने जा रहे हैं, बजट पेश करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये बजट है, और ऐसे में उस बजट को पेश करने से पहले पूजा पाठ ज़रूरी है, ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले, बड़ों का आशीर्वाद मिले, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, ताकि जब बजट का पिटारा खुले तो लोग खुश हों। देखिए, विपक्ष को कितनी खुशी होती है वो तो सबको मालूम है, विपक्ष उतना खुश नहीं हो पाता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए बजट होता है, आम पब्लिक उससे कितनी खुश होती है, ये मायने रखता है। तो मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ करते हुए पंडित जी बाकायदा मंत्रोच्चारण करते हुए और उनको समझाते हुए हर एक चीज़ की बारीकी से, और भोले बाबा के पूजा अर्चना चल रही है इस वक्त। और यहाँ पर आप देखिए, ये सीधे तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री के घर की तस्वीरें हैं ये, और वो पूजा पाठ करते हुए, और यहाँ पर भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हुए जल को अर्पण किया गया है, भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हुए। और ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरह से वहाँ पर प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए। पाइपलाइन से जोड़े हैं, जिसमें व्यवसाय जो है कुछ, तो देखिए अब विधानसभा का सत्र चालू हो चुका है, और ऐसे में अब ओपी चौधरी का इंतज़ार है, जब वो पहुंचेंगे उसके बाद बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और सबको उम्मीदें हैं, आम पब्लिक की निगाहें टीवी चैनल्स पर है छत्तीसगढ़ के, और ये भी कहा जा रहा है इस बार आदिवासी समाज के लिए भी कुछ ना कुछ हो सकता है बजट में, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का अपना एक अलग ही वोट बैंक है, और आदिवासी समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर लगातार बात होती आई है, और बार बार आदिवासी समाज को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती आई है। तो क्या आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी लोगों के लिए क्या इस बार कुछ बजट में खास होगा, ये देखना होगा। और ये सीधे तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे थे, और किस तरह से एक तरफ तो पूजा पाठ चल रही है, दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र चालू हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हम कहेंगे बिग स्क्रीन पर बड़ी खबर दिखाई जाए। रायपुर से बड़ी खबर है, थोड़ी देर में आएगा छत्तीसगढ़ का बजट, तीसरी बार बजट पेश करेंगे ओपी चौधरी। तो तीसरी बार बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले करने से ओपी चौधरी उन्होंने पूजा पाठ कर रहे, थोड़ी देर में ही आएगा छत्तीसगढ़ का बजट, बस कुछ समय है बाकी है। तीसरी बार बजट पेश करेंगे ओपी चौधरी, और बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने पूजा पाठ की है। और आपको बता दें, अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से। और
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ अब धीरे धीरे संपन्न होती हुई। ओपी चौधरी जो है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ उन्होंने पूजा पाठ संपन्न की है, भगवान शिव की उन्होंने पूजा पाठ की। पंडित जी ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ उनको कराया और ऐसे में अब जो है वो यहाँ से निकलेंगे सीधे। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राम मंदिर के लिए निकले। और देखिए ये बजट का पिटारा, ये जो हम आप हाथ में है, और भगवान शिव के हाथ जोड़े, उनसे आशीर्वाद लिया, और ये जो बजट का पिटारा जो हाथ में आपको दिख रहा है, यही बजट का पिटारा खुलेगा विधानसभा में। और ये जब बजट का पिटारा खुलेगा तब देखते हैं किसके चेहरे पर कितनी खुशी है। देखिए नीचे। अब विधानसभा आपको सीधे लिए चलते हैं, चलिए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं हम। विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, हो गया आपका जवाब पूरा आ गया। माननीय सभापति महोदय, 2047 तक हो जाए भैया। अरे बैठिए ना राम कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और किसान हित में काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान केवल एक ही काम में संतुष्ट हो। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 204 हो गया। भोला राम जी ज्यादा पूछते हो इसीलिए भूपेश बघेल जी ने आपकी टिकट काट दी थी। नहीं, वो तो लोकसभा दिया था ना। हाँ नहीं भोला राम जी, फिर अभी आपने आप ज्यादा बोलते हो मुख्यमंत्री जी इसलिए के संज्ञान में आ गया है, टिकट वो कट कार्रवाई गया। करेंगे ना। अब आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय, पूछिए। प्रश्न क्रमांक 204 बिलासपुर जिले में मोबाइल टावर की स्थापना संबंधी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है। और प्रश्न यह है कि बिलासपुर सहित सभी प्रदेश के बड़े शहर पुरानी बसाहट हैं और भवन वहां पर निर्माण की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी ऐसे भवनों में टावरों की जो निर्माण हुई है या स्थापना की गई है, उपयोगिता की जांच किए बगैर ही या उनके अधोसंरचना या संरचना के सर्टिफिकेट की प्रमाणीकरण के बावजूद भी उनके निर्माण वहां पर स्थापित कर दिए गए टावर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, क्या उनकी जांच करके संबंधित टावर की अनुमति को निरस्त करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे टावर जो भवन की उपयुक्तता की जांच के बिना लगाए गए होंगे और पर्टिकुलर कहीं की अगर आपको जानकारी है तो हमें अवगत करा दें। निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और आप नगरीय निकाय स्तर पर भी इसकी शिकायत करा के कार्रवाई करा सकते हैं। ठीक। माननीय सभापति महोदय, एक पूरक प्रश्न और है। ऐसे टावर जिनकी कोई वैध अनुमति भी नहीं ली गई है एवं अवैध रूप से लगाए गए हैं, उनकी भी जांच करके क्या कार्रवाई करेंगे क्या? जो प्रदाता एजेंसी है, सुविधा प्रदाता एजेंसी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना, आप लिख के दे नहीं, दीजिए, उसमें वो जांच कर जो लेंगे। अनुमति ली है उसके स्ट्रक्चर की बात हुई है पहले। इस पर भी लिख के दे दे माननीय सभापति हाँ, महोदय, उसमें भी करवा इसके भी दें। परीक्षण करा लेंगे और इसकी भी शिकायत नगरीय स्तर में करके कार्रवाई वहां से भी करा सकते हैं। जी धन्यवाद। श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय एक प्रश्न इसी में इसमें पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि जब मोबाइल टावर लगाया जाता है तो एक क्राइटेरिया बनाया गया होगा कि सघन आबादी से इतना दूर या इतना डिस्टेंस, क्योंकि रेडिएशन उसमें भी निकलता है और आम लोगों को उससे खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो वो क्राइटेरिया आपने क्या सेट किया है वो बता दीजिए। इस उत्तर में वैसे रेडिएशन के बारे में भी लिखित में जवाब दिया है विभाग। हाँ, लिखित में जवाब आया है। इसमें मामूली होता है, कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं रहती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि जैसे आप ये बोलेंगे कि मैं 15 मीटर दूर रखूंगा किसी आबादी से, या 20 मीटर या 25 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी क्राइटेरिया आपने सेट किया होगा वो बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार संचार मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार बहुत कम एक्सपोजर के स्तर और रिसर्च परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे साबित हो कि बेस स्टेशन और बेतार नेटवर्क से निकलने वाले कमजोर रेडियो आवृत्ति सिग्नल से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
कोई जवाब क्राइटेरिया में नहीं है। जवाब में है जी, जवाब में। तो सुनील इसका कुमार मतलब सोनी जी। माननीय सभापति महोदय, बस एक उसको क्लियर कर दो, इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है? नहीं, अर्थ मैं समझना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है कि उसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है? अब तो कवरेज के आधार पर ही लगेगा ना, एकदम सघन कोई थोड़े लगाएगा, उसको भी नहीं, तो मतलब प्रॉफिट उससे होना कोई चाहिए। बीमारी नहीं होगा, तो इसलिए उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी के हेल्थ खराब हो, इसका कोई जांच नहीं होगा, वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। उसका उत्तर तो हमने बता दिया है ना। ठीक। सुनील कुमार सोनी जी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि हम लगभग देश के अंदर में टॉप 10 में जो है दुर्घटना के करीब करीब पहुंच गए, और ये सड़क दुर्घटना तेजी के साथ में बढ़ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या? क्या आप बोलेंगे? नहीं, पहले उनको पूछने दीजिए ना, फिर आपको मौका दूंगा। कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान हमारा बना है क्या? और दूसरा कि जिसकी दुर्घटना होती है, घायल होता है, मृत्यु होता है, उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है मंत्री जी? और इस बात का चिंता केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी छत्तीसगढ़ का एक उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न है कि उसको मुआवजा देने का आपका और क्या उसके अंदर में प्रावधान है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध कराया है। पूरे देश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटना होती है, और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6,800 से ऊपर हमारी दुर्घटना होती है, जिसमें लगभग 3,000 के समकक्ष मौतें भी होती है। तो इसके लिए लगातार राज्य सरकार अपने दुर्घटना को कम करने की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। और अभी केंद्र ने जो तय किया है उसमें उसमें जो हमारे क्या कहते हैं रायपुर जिले को उन्होंने 0 फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्या कहते हैं तय किया है, जिसके तहत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास करना है, क्योंकि हमारा ये कैपिटल भी है, और कैपिटल होने के नाते हमारे यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति कम हो, और उसके लिए लगातार हमारे माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और उन प्रयासों के कारण से दुर्घटना की स्थिति भी अब कम होने की संभावना है। और यदि मैं बात करूं तो पीएम राहत योजना जो कहते हैं केंद्र सरकार ने जो चालू किया है, जिसमें हमारे ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल और अलग से जो कहते हैं उसमें एम्बुलेंस उसमें अपन वो करते हैं, और इसमें ये 13 फरवरी से इस योजना को लॉन्च किया गया है, और 13 फरवरी 2026 से, और इसमें 7 दिनों तक लगभग 1.5 लाख रुपए उसमें उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और इसके तहत में हमारे यहाँ पर ये योजना लागू है। और उसके अलावा पिछले बार में 2025 से 2026 तक जो दुर्घटना में जो पीड़ित है उसमें गुड समेटियन नेक व्यक्ति के नाम पे 76 व्यक्तियों को लगभग 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति को उनको राशि दिया गया। और मंत्री जी आप बैठिए ना, मेरा निवेदन वो मैंने पढ़ लिया। मेरा सीधा सा प्रश्न है सभापति जी, 1 मिनट रुकेंगे। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है। बोलिए। मेरा सीधा प्रश्न है, कोई मास्टर प्लान, देश में इतनी घटनाएं घटी, ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, घटना कम घटे, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या कि इससे हमारी दुर्घटना। कल ही हम जा रहे थे कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे थे,
भाटागांव ओवरब्रिज के ऊपर में स्लिप हुआ, बच्चा ट्रक के नीचे आया, हमारे सामने मर गया। तो ये जो स्थिति है कि ऐसा, चलिए मैं एक लाइन ये दूसरा पूछता हूं, रायपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर में ऐसा कोई हमने मास्टर प्लान बनाया क्या कि जिससे जो है वो, और हमने क्या प्रावधान रखे कि जिससे जो है वहां पे रायपुर शहर के अंदर में जो है ये एक्सीडेंट कम हो। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, रायपुर जिले में यातायात जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 19 चौक चौराहों को उसमें प्राथमिकता में रखा गया है। उसमें जो सुधार और निर्माण के कार्य उसमें किया जा रहा है और उसमें भारत माता चौक है, फापाडी चौक है, जयस्तंभ चौक, ऐसे लगभग 19 चौकों को कहते हैं इसमें रखा गया है और 14 ऐसे स्थान हैं जिसमें कहते हैं लेफ्ट टर्न फ्री उसको कराया गया है और उसके साथ में हमारे जो उसकी पूरी जो व्यवस्था है, उस यातायात की परिवहन की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने की दृष्टि से लगातार हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और रायपुर जिले में 27 जंक्शन में विभिन्न प्रकार के जो कैमरा लगाया गया है। रायपुर जिले में लगभग ITMS के विस्तार की योजना भी चलते के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है और रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ओवर स्पीड रोकने के लिए 3 स्थानों पर लेडार कैमरा स्थापित किया गया। ऐसे अनेक जो कार्य हैं जो हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि रायपुर में दुर्घटना कम हो और इसकी चिंता राज्य सरकार की भी है और उसके लिए हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी बैठक भी होगी और उस पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि हमारा ये जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि केवल रायपुर संभाग के मुख्यालय की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों पर इसको कहते हैं विस्तार किया जाए। इसमें भाटागांव को भी जोड़ लीजिए, अंडरब्रिज को। सभापति जी, मेरा खाली एक प्रश्न, 2 प्रश्न है मेरा, आखिरी बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने से पहले राम मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ का बजट आएगा लेकिन इससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी राजधानी रायपुर स्थित राम मंदिर पहुंच चुके हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो आज छत्तीसगढ़ की सियासत में बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण थोड़ा इंतजार राम मंदिर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद सीधे यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा इंतजार, देखिए मुस्कुराते हुए थोड़ा इंतजार सर, कितना और इंतजार, घंटी सर, घंटी घंटी सर, घंटी। वाह वाह, हाँ यार समझते नहीं बात को, कोई बिगाड़े विजुअल को। बहुत निकालो, बाइट होगी मत निकालो। हाँ विजुअल बनाओ। श्री रामचंद्र नहीं लाइट जा रहा है ना।
और बजट तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर से, जहां साष्टांग दंडवत वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब कोई विशेष काम की शुरुआत करते हैं, तो भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। तो बस ऐसी ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जो है ये बजट, आज तीसरा बजट पेश करने वाले हैं। और अभी जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं राम मंदिर से, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी भगवान श्री राम के पूजन अर्चन करने के बाद अब से कुछ ही देर में जो है बजट पेश करेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और तीसरा बजट, सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। तो ये तस्वीर आप श्री राम मंदिर से देख रहे हैं, जहां सर बस्तर के लिए क्या खास रहने वाला, क्योंकि बस्तर की जनता बहुत इंतजार कर रही है नक्सलवाद खत्म के बाद में। थोड़ा इंतजार भाई, देखिए थोड़ा इंतजार। सर प्रगति पर जोर रहेगा क्या? एक साथ दे देंगे, इंतजार। और के बाद में वो जो है करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भगवान राम के तो साय सरकार का तीसरा बजट आज पेश होगा। अब से थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। तीसरी बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। ओपी चौधरी ने राम मंदिर में साष्टांग दंडवत किया। राम मंदिर में दर्शन के बाद विधानसभा रवाना होंगे। बजट पेश करने से पहले सबसे पहले ओपी चौधरी ने अपने घर में पूजा अर्चना की। उसके बाद राजधानी रायपुर स्थित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है कि हम दरबार में हम सब आए, हम लोग आशीर्वाद लेकर बजट प्रस्तुत करने के लिए जाएंगे और आगे के लिए थोड़े सर रिफॉर्म से ज्ञान और गति पर जोर दिया गया, देश पर रहेगा। तो देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी हेलो तो रोजगार पर कितना असरदार ये बजट होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अब से कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे और तीसरा बजट आज पेश करेंगे। गांव शहर संतुलन का दावा इस बजट में किया गया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट होगा। संकल्प का बजट है ये, सुशासन से समृद्धि का बजट। जैसे कि सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में कितना फोकस होगा, ये तो बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर में भगवान राम की पूजा अर्चना के साष्टांग दंडवत। ऐतिहासिक दिन है सर, क्या कहेंगे सर? थीम को लेकर क्या कहेंगे? जनता इंतजार कर रही है सर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना किए और अब जो है विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में बजट पेश करेंगे। तो तीसरी बार ओपी चौधरी जो है छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने जा रहे हैं। ज्ञान गति से प्रगति यानी कि संकल्प का बजट होगा। किसको क्या मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। तो विकास की रफ्तार या वादों की बरसात, ये तो देखने वाली बात होगी। संकल्प का ये बजट आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करने वाले हैं। ज्ञान के लिए कितना कारगर प्लान है, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। किसे क्या मिलेगा इस बार, ये देखने वाली बात होगी। अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। तो बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने घर में सपत्नी पूजा अर्चना की, भगवान शिव की यहाँ पर जो शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उसके बाद राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे। जो ITTR है वो हमारे रायपुर राजधानी में स्थापित है और मैंने स्वयं उस ITTR का निरीक्षण किया है। लगभग आज के डेट तक वहाँ पर ITTR में जो प्रशिक्षण दिया रहा है, उस प्रशिक्षण के तहत में हमारे पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी वाहन चालकों को है, लगभग 38,573 वाहन चालकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है।
जिसमें हल्के मोटर वाहन चालक हैं, मैं तो सिर्फ वो सब पढ़ लिया, निरीक्षण की बात कही मैंने, मेरे साथ करेंगे क्या? मैं स्वयं जा चुका हूं, आप भी चलिएगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं जाने को तैयार हूं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर ठीक है मंत्री जी, आपका हो गया। माननीय सभापति जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और खत्म हो जाएगा इसी में। छोटा सा 11 लोग थोड़ी पूछते हैं। छोटा सा सभापति आप बोल लीजिए, आप रायपुर के एक छोटा माननीय चंद्राकर जी, संगीता जी, अरे भाई मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैंने दो बातें कही, आपको ले जाएंगे। एक मिनट ले जाने का तो पूरक प्रश्न है। मैंने ये कहा कि तीन संस्थान के बारे में पूछा, 2 संस्थान कब से निर्माणाधीन है, कब तक बनेंगे, उसमें क्या सेटअप स्वीकृत है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं वो भी आगे बढ़ जाता हूं। मेरा मतलब तो यह मैं ध्यान में ला दूं उत्तर। 139 की चर्चा फॉलो नहीं हुई तो बाकी तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैंने मेरे साथ निरीक्षण प्रश्नकाल या बजट के बाद चलेंगे क्या निरीक्षण करने कहा, कब जाएंगे ये नहीं कहा मैंने। आगे बढ़ जाता हूं मैं। माननीय सभापति जी, ले जाएंगे। माननीय सभापति जी, मंत्री जी इनको साथ में ले जाइएगा। उसके बाद पूछ लेना। हाँ अनुज जी, आपके आखिरी प्रश्न एक छोटा सा, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं। जी आप देख लीजिए, मुझे उत्तर आगे भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सभापति जी, लोगों का। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में हुई घोषणा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्लैक स्पॉट का इस परिशिष्ट में उल्लेख है। आपने लिखा है कि संबंधित निर्माण एजेंसियों से सर्वसहमति कार्यवाही करवाना है, तो वो तो ठीक है, कार्यवाही आप क्या करवा रहे हो बताएंगे, लिखा नहीं है, कब तक होगी लिखा है। आपने ब्लैक स्पॉट का उल्लेख किया है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 की चर्चा में सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की घोषणा की थी? और घोषणा की थी तो उसमें से कितने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए, कितने चिन्हित हुए और कितने अब तक खत्म हो गए, ये बता दीजिए। और नहीं हुए तो उसके कारण क्या है? पूरे प्रदेश में 167 एक बार सब चीज का जवाब दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में 167 ब्लैक स्पॉट है, जिसपे 101 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया गया है। लगभग 66 ब्लैक स्पॉट अभी वर्तमान में वहां पर उसकी कार्रवाई चल रही है, उनको भी मुक्त करने की दृष्टि से। और माननीय सदस्य ने जो जानकारी और भी जो जानकारी मांगी थी, जिसमें हमारे जो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संदर्भ में, तो उसका 2 हमारे रीजनल ड्राइविंग सेंटर हैं और जो 12 हमारे जो कहते हैं उससे आगे बढ़ गए, उसको बता दीजिएगा। और उसके बाद और भी जो जिले में है जहां आगे बढ़ने दीजिए, हो गया। माननीय सभापति जी, 66 जो ब्लैक स्पॉट बाकी हैं, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, तब तो पूछो। माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 1 साल पहले की घोषणा है, विभाग 101 में आप स्वीकार किया माननीय मंत्री जी ने 66 बकाया है। श्री दलेश्वर साहू, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक शब्द माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय। यदि हम मृत्यु को रोक पाए तो कोई ही कल्याणकारी योजना का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय, आप 65 को कब तक करेंगे ये बता। माननीय सभापति जी, हो गया, बहुत महत्वपूर्ण। एक जल्दी से पूछिए आप। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ माननीय सभापति जी। बिल्कुल, आज इसी से संबंधित मैंने एक सवाल पूछा था। 1 अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक कितने लाइसेंस जारी किए गए, ड्राइविंग लाइसेंस? माननीय सभापति जी, कुल 1,46,308 आवेदनों में 1,46,307 लोगों को लाइसेंस जारी किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक व्यक्ति फेल हुआ। ये बहुत चिंता का विषय है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल मैं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने पारंगत लोग हैं ड्राइविंग में, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण खराब ड्राइविंग और परिवहन के नियमों का पालन न करना होता है। और अगर इस संख्या में 1,46,307 लोग पास हो रहे हैं, एक व्यक्ति फेल हो रहा है 2 साल में, ये चिंता का विषय है। आप जानकारी दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ? मैं इसी से जुड़ा सवाल है। मैंने सीधा प्रश्न पूछिए ना। हाँ, इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या ड्राइविंग लाइसेंस की जब परीक्षा दी जाती है उस वक्त क्या कोई वीडियोग्राफी की जाती है? चलिए, तो इसका नियम आया था नहीं, तो इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो कि कौन। हो गया, अब आप बैठिए ना, बस वही मेरी मांग है। क्वेश्चन आ गया। मंत्री जी जवाब दे दीजिए। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है।
सभापति महोदय उस पर आगे ठीक है। माननीय सभापति इसकी क्या माननीय मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं? एक मिनट, अभी दलेश्वर साहू जी पूछेंगे। ओके, कौशिक जी का भी आ गया। वो माइक खराब हो तो बदल लीजिए। हाँ, आ गया, ठीक है। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब में जांच समिति गठित की गई है कॉलम 6 में। कैंपा मद अंतर्गत 2 मई 2022 से 11 मई 2022 10 दिनों में मारवाही प्रक्षेत्र में क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, पिपरिया, चुआ, बहरा द्विदिशीय वर्ष हेतु गोबर खाद आपूर्ति के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई थी और 14 लाख रुपए का गमन भी कर दिया गया था। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुनिएगा मंत्री जी। ये तो गंभीर है। क्या माननीय मंत्री जी के उल्लेखित वाउचर निर्माण अवधि के संबंध में यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान से संबंधित वाउचर प्रमाणक समायोजन दिनांक 21/10/2024, जिसका निर्माण दिनांक 4/5/2024 यह प्रमाणिक के साथ अंकित है, जो फुटर जो कंप्यूटर में स्वतः जनरेट होता है, पहला, या उल्लेखित वाउचर में गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान के संबंध में उप वन मंडल कार्यालय पेंड्रा द्वारा वन मंडल मारवाही को भेजा गया प्रपत्र 3 वाउचर सूची, वाउचर प्रमाणक जावक क्रमांक 538-532 दिनांक 27/6/2022, वाउचर निर्माण दिनांक के संबंध में 4/5/2024 सही है? इतना लंबा प्रश्न मत पूछिए ना, 27/6/2022 शॉर्टकट में पूछिए, बहुत लंबा प्रश्न हो गया। बताइए मंत्री जी। दोनों में कौन सही है? जो उप मंडलाधिकारी द्वारा जो भेजा गया वाउचर सही है, या जनरेट हुआ है आपके कंप्यूटर में वो वाउचर सही है? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें 6/1/2026 को ही शिकायत प्राप्त हुई है, और जिसमें फर्जी हस्ताक्षर को लेकर के शिकायत है, और जिसको दिनेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जन सहयोग संस्थान कुद्दन, माता चौरा, बिलासपुर के द्वारा किया गया है। और उसके शिकायत के संदर्भ में जांच चल रही है सभापति महोदय, जिसमें हमारे 3 सदस्य कहते हैं समिति बनी हुई है हमारे वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक के माध्यम, बिलासपुर के माध्यम से, जिसमें वन मंडलाधिकारी कोटघोरा श्री कुमार निशांत के हैं IFS, और उप मंडलाधिकारी पाली हैं अविनाश एमानुअल, और हितेश ठाकुर हैं। इस तरीके से ये समिति इसकी जांच कर रही है सभापति महोदय, और सब ये समिति जब जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसके आधार पर जो गुण दोष होगा, जो यदि मान लो दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, पूछिए। क्या जांच के जिनके वाउचर पदनाम हस्ताक्षर हैं, क्या उनके बयान हो गए हैं? क्या उन्होंने बयान से अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है? यदि नहीं तो कितने फर्जी हस्ताक्षर के बिल को पास किया गया है? माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि इसकी जांच चल रही है, और जांच की रिपोर्ट जैसी आएगी, यदि उसमें कोई दोषी होगा तो उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सभापति महोदय, श्री धर्मलाल कौशिक। सभापति महोदय, बस मेरा आखिरी क्वेश्चन है सभापति महोदय। अरे रुको, आप यहाँ कहाँ मरवाही आ गए आप? सभापति महोदय, सभापति महोदय, जांच हो गई है, सिर्फ मंत्री जी को गुमराह किए हैं कि सब कुछ प्रक्रिया, सारे चीज बोलोगे तो मैं पटल पे रख देता हूं, खाली इसको जांच प्रक्रियाधीन है करके इस सदन को गुमराह किया जा रहा है सभापति महोदय। यदि फर्जी हस्ताक्षर मतलब जांच कंप्लीट में आ गई। अभी आप तस्वीर देख रहे थे विधानसभा से, जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।